और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देख लेते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी अहम खबरें। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। इसी बेंच में मस्जिद कमेटी भी वाराणसी कोर्ट के फैसले को दे सकती है चुनौती। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक लगाई है रोक। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का दिया है निर्देश। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार एबीपी न्यूज से बोले, हिंदुओं से दुश्मनी की वजह से औरंगजेब ने नहीं गिरवाया होगा मंदिर। किताबों में मिलता है कि वहां कुछ गलत काम हुए थे। ज्ञानवापी पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद बोले, मुस्लिम बंधुओं को सब पता है इसलिए घबराए हुए हैं, जांच होने देने में हर्ज क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, सत्य सत्य होकर ही चलेगा, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, बाबरी मस्जिद का भी एसआई ने ही सर्वे किया था, ये देश की 300 मस्जिद को खत्म करना चाहते हैं। 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर में चल रही हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों की। मणिपुर पुलिस का दावा, महिला बदसलूकी मामले में अब तक हो चुकी है 7 लोगों की गिरफ्तारी। वीडियो वायरल करने वाले लोगों की भी तलाश जारी। कुकी के बाद अब मैथई समुदाय के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हिंसा में तबाह हुए गांव में हर तरफ बिखरी दिखी तबाही की निशानियां। इलाके की हिफाजत में हथियारबंद लोग दिखे तैनात। मणिपुर मामले पर आम आदमी पार्टी का आज देश भर में प्रदर्शन। शाम 4 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के बड़े नेता केंद्र के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। कोलकाता में मणिपुर कांड पर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला। सड़क पर उतरकर महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। मणिपुर पर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, एक उंगली मणिपुर पर उठेगी तो कई उंगलियां कांग्रेस शासित प्रदेशों पर भी उठेंगी। मणिपुर हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम। सड़क के बाद विधानसभा में भी मणिपुर महिला बदसलूकी कांड को उठाएगी टीएमसी। मणिपुर हिंसा के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। और 9 सेकंड न्यूज में हम आपको दिखा देते हैं संसद के मॉनसून सत्र में हुए हंगामे से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मणिपुर मामले पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। सदन के अंदर मणिपुर हिंसा पर चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा है विपक्ष। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में पूरी रात धरने पर बैठे विपक्ष के कुछ नेता। राज्यसभा की वेल में आकर हंगामा करने के आरोप में हुई कार्रवाई। संजय सिंह के निलंबन पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, सदन में शिष्टाचार और अनुशासन लागू करने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। संजय सिंह के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सभी लोग संसद में विरोध करते हैं, विपक्ष की आवाज को बंद करने की सरकार की मंशा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। बीजेपी के सभी सांसद मंत्री शामिल होंगे। मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की भी आज होगी बैठक, जिसमें आज संसद में उठाए जाने वाले मुद्दे पर ही जाएगी चर्चा। सुबह 10 बजे खड़गे के चैम्बर में होगी ये मीटिंग। मणिपुर हिंसा पर कल हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह बोले, मणिपुर में हम चर्चा के लिए तैयार नहीं, पता विपक्ष क्यों नहीं चाहता चर्चा। मणिपुर मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल का पलटवार। कहा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं अमित शाह। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के शोर पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का सवाल पूछा, सत्ता पक्ष के तैयार होने के बाद भी चर्चा से क्यों भाग रहा है विपक्ष। संसद से निलंबन के बाद संजय सिंह के सवाल पूछा, प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक करगिल के योद्धा की पत्नी को नग्न कर परेड क्यों कराया गया। सांसद संजय राउत ने कहा, संजय सिंह का निलंबन संविधान के खिलाफ है। अपराध केवल इतना ही है कि उन्होंने मोदी जी से मणिपुर पर चुप्पी तोड़ने के लिए कह दिया। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट। अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। लोहे के पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद।
गुजरात के जूनागढ़ में गिरी इमारत। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की 2 टीमें। अब तक 4 शव निकाले गए। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। जूनागढ़ में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। गुजरात में लगातार बढ़ रहा है तापी नदी का जलस्तर। बांध में बढ़ा पानी का लेवल। नदी से लगते इलाकों में अलर्ट हुआ जारी। हिमाचल के कुल्लू में बढ़ा मलाड़ा डैम का जलस्तर। पार्वती नदी के किनारे बसी गांवों को खाली कराया जा रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया। कुल्लू में नहीं खुल पा रहे मालड़ा गांव बांध के गेट। बांध के किनारों से होने लगा पानी का ओवरफ्लो। प्रशासन का कर रहा है बांध के गेट खोलने की कोशिश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जाखुला नदी में फंसी गाय को रेस्क्यू करके बचाया गया। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने घंटों मशक्कत करके गाय को सुरक्षित निकाला बाहर। बारिश की वजह से हरिद्वार में दरक रही मनसा देवी की पहाड़ियां। सीएम के आदेश के बाद भूस्खलन वाले इलाके का सर्वे कराने की तैयारी है। पहाड़ों में हो रही है बारिश से हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। हरिद्वार जिले के मैदानी इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। हरिद्वार में गंगा का चेतावनी लेवल 293 मीटर। इस समय गंगा का मौजूदा जलस्तर 293.25 मीटर। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। बद्रीनाथ हाईवे पर इकट्ठा हुआ लैंडस्लाइड के बाद मलबा। नंदप्रयाग पुरसारी का रास्ता मलबे की वजह से बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों ने तोड़ा कानून। एंट्री बैन होने के बाद भी कुल्लू के टूटे पुल के जरिए क्रॉस करने की कोशिश। पुलिस की जांच जारी। गाजियाबाद के कई इलाकों में हिंडन नदी की वजह से आई बाढ़। करहेड़ा में लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लोगों के घरों में पानी। गोलाघाट इलाके में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई पालघर, रायगढ़ और ठाणे में भारी बारिश की आशंका। जलभराव की वजह से हो सकती है लोगों को खासी परेशानी। तेलंगाना के हैदराबाद में जमकर बरस रहे बादल। भारी बारिश से शहर में ट्रैफिक की थमी रफ्तार। ट्रैफिक पुलिस संघ अधिकारियों ने भी संभाला मोर्चा। जाम से जूझ रही आईटी सिटी। तेलंगाना के लिए अगले 3 दिन बारिश का रेड अलर्ट। तेलंगाना के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हैदराबाद आसपास के जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका। हैदराबाद के कई इलाकों में सोमवार को हुई तेज बारिश। सड़कों पर जलभराव के चलते रुकी वाहनों की रफ्तार। लोगों को हुई आवाजाही में समस्या। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं सैलाब के सिस्टम से जुड़ी कुछ और खबरें। तमिलनाडु में सोमवार को भी जारी रही बारिश। बारिश की वजह से शहर में धीमा पड़ा ट्रैफिक। दक्षिण कर्नाटक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी। भारी बारिश की चेतावनी को लेकर प्रशासन ने दिए छुट्टी के निर्देश। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से आई बाढ़। घरों के आसपास कई फीट पानी भरा। बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पानी भरने से लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की दी हिदायत। कुशाल नगर में सबसे ज्यादा हालात खराब। पंजाब के डीआईजी नरिंदर भार्गव ने करतारपुर अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर का निरीक्षण किया। बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ जैसे हालात। आइए 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले ओवैसी के ट्वीट पर गरमाई सियासत। कुमार विश्वास ने पूछा, क्या ओवैसी बोलेंगे कुरान शरीफ और संविधान में संविधान चुनूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा दावा। बोले 10 अगस्त के बाद अजीत पवार राज्य के बनेंगे मुख्यमंत्री। पृथ्वीराज चव्हाण के दावे पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, अटकलों में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं होगा। शिंदे ही सीएम रहेंगे। शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई बोले, चव्हाण को संजय राउत की आदत पड़ गई है। इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने पार्टी के विधायकों को देखें।
हरियाणा के करनाल में मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने का विवाद गहराया। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस के 100 से ज्यादा लोगों ने दिया इस्तीफा, गुर्जर शब्द हटाने की मांग की। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की विजिलेंस विभाग ने 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। मनप्रीत बादल बोले, भगवंत मान की विजिलेंस से वो नहीं डरते। समाजवादी पार्टी नेता मुकेश सिद्धार्थ का विवादित बयान, दलित समाज को टीवी, रेडियो बेचकर बंदूक खरीदने की दी सलाह। ये वीडियो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को सलाह, बोले हरियाणा की चिंता छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर ध्यान दे विप्लव। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले नेपाल के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी को जाने कार्यक्रम के तहत 6 दिन का दौरा। सावन की तीसरी सोमवार पर महाकाल के शरण में पहुंचे सीएम शिवराज, परिवार के साथ ही महाकाल की पूजा। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान पहुंचे अंजू की। बिहार में पाकिस्तान गई अंजू ने जारी किया वीडियो, बोला जल्द लौटूंगी भारत। डीर जिले के एसपी ने कहा 21 अगस्त को भारत लौट जाएंगी अंजू। यूपी की बलिया की बहू अंजू अपने पति और 2 बच्चों की छोड़ पाकिस्तान चली गई। 2007 में अंजू की शादी अरविंद से हुई थी, जो फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान पहुंची अंजू का जालौन कनेक्शन सामने आया। अंजू के मामा का दावा, उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए थे। 15 साल पहले अंजू की शादी ईसाई परिवार में ही हुई थी। सीमा हैदर मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन तेज, सचिन की निशानदेही पर जन सेवा केंद्र पर मारा छापा, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप किए जब्त। और देश की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मेघालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर भीड़ का हंगामा, प्रदर्शनकारियों के खदेड़ने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले, 5 पुलिसकर्मी घायल। तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग। बवाल के बाद मेघालय के तुरा शहर में कर्फ्यू लगाया गया। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम कॉनराड संगमा बोले, दोषियों पर कार्रवाई होगी। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की। मालदीव की राजधानी माले में हुई मीटिंग में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार। प्रगति मैदान में कल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में जुटेंगे दुनिया भर के नेता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 27 जुलाई तक ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। शाम को अटूट बंधन परिवार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 27 जुलाई को राजकोट के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले वायुसेना ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का किया था परीक्षण। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक से इनकार, जमानत अर्जी मंजूर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। रामगढ़ बॉर्डर पर पाकिस्तानी स्मगलर को किया ढेर, सीमा पार कर तस्करी कर रहा था कोशिश। 4 किलो ड्रग्स बरामद। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं 2024 चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली में आज होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी संत रविदास मंदिर निर्माण की समरसता यात्रा। सीएम शिवराज समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता 5 स्थानों से यात्रा को करेंगे रवाना। सागर जिले में बनना है रविदास का भव्य मंदिर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज से निकालेंगे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। बिहार, झारखंड, यूपी में होगी यात्रा। 100 दिन तक चलेगी यह यात्रा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के जन्मदिन से पहले बड़ी सियासी हलचल। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर लगा पोस्टर। ठाकरे को भावी पंत प्रधान लिखा गया है। 9 अगस्त से साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। प्रयागराज से शुरू होकर 25 से ज्यादा गांव से गुजरेगी यात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभा की तैयारी। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ लोकसभा प्रभारी बनाए गए रविदास। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह जिम्मेदारी सौंपी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें।
भाजपा ने राजस्थान सरकार पर लगाया करप्शन के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप। भाजपा बोली लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठा तो राजस्थान के कई नेताओं का राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उठाया लाल डायरी का मुद्दा। स्मृति ईरानी बोली कांग्रेस के काले कारनामे इस डायरी में बंद। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का राजेंद्र गुढ़ा पर आरोप, कहा लाल डायरी बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं गुढ़ा। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया का बयान, कांग्रेस सरकार सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए आती है विधानसभा, लोग जानना चाहते हैं लाल डायरी का राज। राजस्थान से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में उतरी करनी सेना, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, गुढ़ा की बर्खास्तगी को गलत बताया। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का आरोप, कहा अजमेर सेक्स कांड में कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं, कांग्रेस नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। और चलिए नमस्ते की न्यूज में अब एक नजर अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। यूपी के बागपत में एक मंदिर में मुस्लिम महिला के पूजा करने पर विवाद बढ़ गया। श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक किया, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया। यूपी के संत कबीरनगर के खेतों में गिरे लड़ाकू विमान के फ्यूल टैंक इलाके में हड़कंप, लोग बोले आसमान से मिसाइल गिरने जैसी आई आवाज। यूपी के आजमगढ़ में कूड़े में फेंकी मिली सरकारी दवाएं, जिला अस्पताल के अधिकारियों की होगी जांच। श्रीनगर में डल झील की हाउस बोट में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं। चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में आग का तांडव, आग में फंसी 2 लड़कियों की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई से सटे पालघर में मालवाहक जहाज का रेस्क्यू करके किया गया रवाना, तकनीकी खराबी की वजह से लगभग 25 घंटों तक फंसा रहा जहाज, 13 लोग थे मौजूद। नोएडा में कपड़े बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, आग से मची भगदड़, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मुदेरे में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में वार्षिक उत्सव की भव्य शुरुआत, आदि थिरुविजा उत्सव के दौरान हर साल निकाली जाती है रथ यात्रा। यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती बस में लगी आग, यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से आगरा की ओर जा रही थी टूरिस्ट बस, टायर फटने से हुआ हादसा। तमिलनाडु के विदुरु नगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में आग की वजह से विस्फोट हुआ, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के अलीगढ़ के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने सड़क के किनारे खड़ी 2 कारों को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल। दिल्ली के लिबासपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोग हुए घायल, बॉयलर का सिलेंडर फटने से आग लगने का अनुमान। एमपी के छिंदवाड़ा में तिलक लगाकर स्कूल आने पर विवाद, टीचर ने छात्र को स्कूल आने से मना किया, हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल के गेट पर बवाल काटा। यूपी के कौशाम्बी में मछुआरों ने डॉल्फिन का किया शिकार, डॉल्फिन को मारकर खा गए, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई वन विभाग, 5 आरोपियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में देर रात मकान का लेंटर गिरने से युवक की मौत, लेंटर के मलबे में दबने से मकान मालिक के बेटे सहित 3 युवक हुए घायल, जर्जर लेंटर को पिछले 3-4 दिन से तोड़ा जा रहा था। यूपी के शामली में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हिंदू युवक से शादी के लिए युवती ने धर्म परिवर्तन किया। नमस्कार, मैं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा के आर्मी पब्लिक स्कूल से बड़ी खबर आ रही है। एपीएस स्कूल के बच्चों के पास पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की कॉल आने की यह खबर है। संदिग्ध खुफिया एजेंट्स खुद को टीचर बता करके कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। बच्चों से पर्सनल और स्कूल की जानकारी मांगी जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एपीएस स्कूल ने एडवाइजरी जारी करके ऐसे मैसेजेस और कॉल्स को इग्नोर करने के लिए कहा है। बड़ा मामला ये स्कूल से सामने आया, स्कूल का नाम एपीएस है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि बच्चों को पर्सनल व्हाट्सएप कॉल करके स्कूल की डिटेल्स जानकारी या फिर
डिटेल्स मांगने की कोशिश की जा रही है, ग्रुप में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में स्कूल की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। संदिग्ध खुफिया एजेंट्स खुद को टीचर बता करके कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी अजातिका का, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे खबर को लेकर के और किस तरीके की डिटेल्स आ रही है, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल स्नेहलता, इस वक्त तस्वीरें मैं आपको एपीएस स्कूल यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल ये सेक्टर 37 नोएडा की दिखा रही हूँ, जहाँ पर बीते दिन से कई सारे ऐसे स्पैम कॉल्स जिन्हें कहा जाए या फिर पाकिस्तान खुफिया एजेंसीज की तरफ से जो तमाम कॉल्स हैं वो आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, जो पेरेंट्स से लगातार ये बोल रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, नई क्लासेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं, OTPs भेजी जा रही हैं, बच्चों से भी कनेक्ट किया जा रहा है और तमाम वो जानकारियां ली जा रही हैं जो कि पर्सनल डिटेल्स हैं, जो स्कूल से संबंधित डिटेल्स हैं। जैसे कि जानकारी हमें कई सारे पेरेंट्स ने ऑफ रिकॉर्ड दी थी कि कुछ बच्चों से ये तक पूछा गया कि कहाँ से एंट्री होती है, बच्चों के नाम क्या है, उनके माता पिता के नाम क्या हैं। तो इस तरह की तमाम वो संवेदनशील डिटेल्स हैं, सेंसिटिव डिटेल्स हैं, जिन्हें अब बाहर नहीं किया जाए, इस बात की अपील एडवाइजरी जारी करके स्कूल ने जाहिर की है। जाहिर तौर पर अभी आप तस्वीरें देखिए, स्कूल शुरू हो चुका है, सुबह से ही जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए। और इसी के साथ में स्नेहलता, आपको याद होगा 12 अप्रैल को इंडियन स्कूल और इसी के साथ में 12 मई को दिल्ली के मथुरा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोनों स्कूल्स में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि जांच पड़ताल के बाद जो क्लियर कीजिए कि मैनेजमेंट ने किस किस को इन्फॉर्म किया है, इस पूरी खबर की जानकारी कहां तक पहुंची है। बहुत संवेदनशील मामला है देखिए, और ऐसे में स्कूल की तरफ से क्या हेल्प मांगी गई कोई? जी देखिए स्नेहलता, जो नंबर्स मिले हैं, जिन नंबर्स से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है पेरेंट्स को, बच्चों से बात की जा रही है और जो स्कूल के सिक्योरिटी में जुड़े हुए हैं लोग, उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, वो नंबर्स कथित तौर पर पाकिस्तान के हैं। और लगातार इस बात को लेकर अब एडवाइजरी के साथ में एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि ऐसे नंबर्स को रिस्पॉन्ड ही ना करें, यानी कि उनके कॉल्स उठाना भी आप बंद कर दें, उनके मैसेजेस ना केवल आप इग्नोर करें, उसमें कोई किसी भी तरह का रिप्लाई ना करें। और फिलहाल इस मामले में सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। स्कूल प्रशासन से जब हमने इस मामले में बात करने की कोशिश की है, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने फिलहाल मीडिया तक अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। उनका कहना है कि फिलहाल हम सीक्रेसी मेंटेन करना चाहेंगे और जो तमाम ज़रूरी इंतजामात हैं वो आर्मी स्कूल में पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि आर्मी स्कूल है इसलिए यहाँ पर कैंटोनमेंट जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर आर्मी के कई सारे जवान होते हैं। आप मेरे पीछे ये जो आर्मी का ट्रक देख रहे हैं, इसमें कई सारे जवान हमें सुबह आते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो जब हमने पता किया है कि क्या ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जहां जवान आते हैं स्कूल में, तो जानकारी ये मिली है कि क्योंकि ये आर्मी स्कूल है तो आर्मी स्कूल में इसी तरह से एक रूटीन एक्सरसाइज होती है जहां पर आर्मी कैंटोनमेंट जैसी व्यवस्था, सुरक्षा की कायम की जाती है। तो जाहिर तौर पर जितने बाकी स्कूलों की व्यवस्था होती है, जैसी सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर किसी भी निजी स्कूल या सरकारी स्कूल की होती है, उससे ज़्यादा सख्ती किसी भी आर्मी स्कूल की आमतौर पर होती है, सैनिक स्कूल की आमतौर पर होती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितनी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स ने दे दी है ऐसे लोगों को और वो इंफॉर्मेशन कहां जा रही है, उसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। अजातिका थी ग्राउंड से, शुक्रिया अजातिका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। देखिए 80 दिन हो गए हैं और कई तो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से अब कभी कभी वो अपने घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये ख्याल ही बस आता है, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आंखों में इंतजार की उम्मीद तो रहती है। 2 समुदाय और अनेकों परिवार मणिपुर में जी रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जितनी बार भी सुनो उतनी बार रोना आता है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना क्यों असुरक्षित बन रहा है ये मेरा देश, ये ख्याल बार बार आता है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है? पूरा घर जला दिया और पति भी लॉस है। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरा छोटा बच्चा जो है रोज पूछता है, मम्मी पापा कब आएगा, पापा कब आएगा।
मैं क्या जवाब दूं उसको? इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इस बेहिसाब दर्द की दवा किसके पास है? 80 दिन हो गए, पति घर नहीं लौटा। वो किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं बताता। थोंगाम रंजीता चुरचांदपुर के तोरबुंग की रहने वाली है। मणिपुर की हिंसा में घर बचा नहीं, साथ ही रिश्तों का आशियाना भी जलकर खाक हो गया। 3 मई की शाम को क्या हुआ, ये बताते हुए रंजीता डर जाती है, लेकिन हमारी तो सुनकर रूह कांप गई। शाम के टाइम में 5:30 ऐसा होगा। हम लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो रोड में जो कुकी लोग रेले से आया था, तो हम लोग को पत्थर मारने का भी करता है। फिर हम लोग फिर से घर में घुस गया। फिर उन लोग का जाने के टाइम देखकर ना हम लोग बाहर निकला, तो हम लोग ऐसे जोर जोर से दौड़ के आया। फिर हम लोग की बस्ती में एक टेम्पल है हम लोग का पूजा करने का, वहीं पे हम लोग आया। वो लोग गन चलाता है। स्याह सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट चीर रही थी। हवा में बारूद की गंध थी। इसी फायरिंग लाइन के बीच से थोगाम और उसके परिवार को बचना था। किसी तरह रात गुजरी। सुबह चारों तरफ बर्बादी और विनाश के निशान थे। कोई सहारा बचा था तो सिर्फ रिश्तेदार या फिर रिलीफ कैंप। कुछ वक्त इसी उधेड़बुन में गुजरा। 11 मई आ गई। थोगाम के पति घर से चावल लेने के लिए निकले। 2 महीने गुजर गए, अब तक लौट कर नहीं आए। 3 दिन ऐसे हम लोग साथ में रहे। फिर 11 का मॉर्निंग में उसने बोला सब जला दिया, फिर भी हम लोग का राइस थोड़ा रह गया बोला। फिर वो लोग चला गया। मेरे दीदी की जो हस्बैंड है ना, उस भी था साथ में। उसके बाद वो लोग अंदर में घुस गया और चावल लेने के लिए। मेरे दीदी का पति जो ना, वो बाहर में था, तो उसने बोला शाम निकलो, वो कुकी मिलिट्री लोग आया है बोला। तो उसने बोला भैया तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ बोला। तो हमारा भैया जो था वो निकल गया। उसके बाद कुकी मिलिट्री लोग आके उसको उन लोगों को पूरा राउंड करवा के रखा। हिंसा का ये हॉरर थोंगाम को सोने नहीं देता, लेकिन जो दर्द सीने में दबा था हमारे कैमरे के सामने खुलकर बयां किया। थोंगाम का दावा है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद मांगी। बीएसएफ वाले स्पॉट पर पहुंचे भी। इसी बीच उसके भाई पर भी हमला हो गया। चांदपुर से 2 गाड़ी आया। फिर मेरे भाई को ऐसे चाकू वगैरह मारा। इधर में फोन आया, मेरे फोन में क्या तुम्हारा हस्बैंड कितने हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा कुछ भी मदद नहीं किया उन पीएसए लोग ने। अगर उन लोगों ने भी मदद किया तो आज मेरा पति मेरा साथ होता। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे 2 बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रोज पूछता है मेरा छोटा बच्चा, मम्मी हम लोग के पापा कब आएगा, ऐसे बोल के ना। आप लोग मेरा मदद कीजिए मेरे हस्बैंड को। अभी तक उसका पता नहीं चला वो जिंदा है कि लाइफ है। थोंगाम की जिंदगी उस नाव जैसी है जो मझधार में फंसी है और पतवार गायब है। एक हाथ में पति की तस्वीर है तो दूसरे में एफआईआर की कॉपी और वो दस्तावेज जो जुर्म के गवाह हैं। हर चौखट पर फरियाद लगाती है, पर सुनने वाला सिस्टम बहरा है। हिंसा की ऐसी हजारों हकीकत है मणिपुर में। थोंगाम के बाद मुलाकात हुई साइकॉम रॉकी से। सेना से रिटायर हुए हैं। बेटा गांव वालों को बचाते हुए हिंसा की बलि चढ़ गया। बेटे पर नाज है और फक्र भी, लेकिन गम है तो उस हथियार का जिससे निकली गोली ने बेटे का सीना चीर दिया। रॉकी का दावा है कि वो हथियार सरकारी था। दुखी इस बात का है कि मेरा बेटा को ऊपर में जो गोली लगा है
जो इंसास LNG की तरफ से लगा हुआ है। ये मणिपुर में जो परमानेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेज बैठा है असम राइफल, जो असम राइफल ने उसी दिन एक कंपनी दे दनादन ये लोग ने फायरिंग किया विलेज का ऊपर में जो कुकी मिलिटेंट के साथ। इसी से पता चला है कि जो असम राइफल जो है कुकी लोग को साथ मदद करके मणिपुरी लोग के साथ ऊपर में फायरिंग चल रहा है। उसी कारण में मेरा बेटा जो है शहीद हो गया। साइकॉम वही कह रहे हैं जो 2 दिन पहले हमने कहा, मणिपुर में सरकारी हथियार उपद्रवियों के हाथ तक पहुंचे कैसे। जो अभी देखा ये किसी और देश के लोग नहीं है, ये अपने ही लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, शान से तिरंगा उठाते हैं। लेकिन जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो फिर इन्हें कानूनी मदद मिलनी चाहिए। सीएम साहब कहते हैं कि एक्शन हो रहा है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन कानून के रखवालों पर क्या कार्रवाई? जिन्होंने कानून की नजरों के सामने ही धज्जियां उड़ा डाली और देखा उसे, उन पर कितनी कार्रवाई हुई है? पुलिस वाला ने यही हाँ मदद करूंगा लेकिन कुछ मदद नहीं किया। वो गाड़ी से ये लोग फिर उस आदमी ने गाड़ी से उतर दिया खींच कर, और वहां पे ये लोग कपड़ा उतरने लगे रास्ता पे, और इनका कपड़े जो है रास्ता में फेंक दिया, और रास्ते का बगल में खेती था वहां पर नंगा करके इनको घेर लिया है। 21 साल का जो लड़की है उसका सगाई ने जो आदमी लोग ने इनका दीदी का ऊपर जो बलात्कार शुरू किया था उसको बचाने के लिए नजदीक में किया तो उसको भी जान से मार दिया, और उनका पिताजी को भी जान से मार दिया है। मेरा बीबी को भी एक आदमी ने जो कोई पुराना फौजी कपड़ा उसको पहने दिया है, नंगा बैठा हुआ देख के उसको, फिर उस आदमी ने ये जो ट्राइबल आदमी कहाँ से आ गई, इस कहा किसने कपड़ा दिया है, फिर उतरने लगा दिया, और ये लोग फिर अगर रास्ता से जो फेंका हुआ उतरा हुआ कपड़ा को फिर पहना, और ये बाप बेटा जो लाश पड़ी है उसका लड़की ने इनका निकट में जाने के लिए कोशिश की, और रो रो करके बोला है आप लोग यहाँ से भाग के जाओ, मरना नहीं चाहता है तो आप लोग यहाँ से भाग के जाओ। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखने और सुनने के बाद आप जरूर समझ सकते हैं कि आखिरकार ये जख्म क्यों नहीं भरते।